नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल की क्लास के आगे आधुनिक भारत का इतिहास जो हमने लिया था, उसी आधुनिक भारत की क्लास में आज हम 1857 के विद्रोह के पार्ट 2 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप 1857 के विद्रोह को पूरा पढ़ने के लिए हमारा पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, जिसमें मैंने काफी डिटेल में ये विद्रोह आरंभ कैसे हुआ, इस विद्रोह के आरंभिक कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे, वास्तविक कारण क्या थे, और वास्तविक कारण में राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, प्रशासनिक कारण क्या थे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या थे, सैन्य कारण क्या थे, इसकी व्यापक चर्चा हमने की थी। एक बिंदु मैंने आपको यह बताया था कि 1857 का विद्रोह की कमियां क्या थी, जिसके कारण यह अपने ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर सका, यह भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जैसे 1857 के विद्रोह का विस्तार कहां तक था। हालांकि यह सत्य है कि दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में यह विद्रोह फैल नहीं सका, फिर भी अभी तक के भारत के इतिहास में अंग्रेजों के काल का यह सबसे बड़ा रिवोल्ट था। इसलिए काफी हद तक उत्तर भारत में जगह जगह यह फैला, जिसमें मुख्य केंद्र इस प्रकार थे। मेरठ से जो सैनिक रवाना हुए, जिसकी कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी, वे लोग दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में लाल किला पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित करते हैं। तो यहां पर जब वो दिल्ली पहुंचते हैं, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो पहले आनाकानी करता है लेकिन बाद में लीडर बन जाता है, उसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर ने। और इस विद्रोह को दबाया था निकोलस और हडसन ने। हालांकि निकोलस की इस विद्रोह के दौरान मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह जफर को बाद में इस विद्रोह के कारण बर्मा में निर्वासित कर दिया जाता है, जिसको आज हम कहते हैं म्यांमार, और वहीं पर उसकी 1862 में रंगून में डेथ हो जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक शायर भी था, तो उसने अब मरने से पहले लिखा था कि ए जफर तू कितना बदनसीब रहा कि 2 गज जमीन तुझे भारत में नसीब नहीं हो सकी। अर्थात वो भारत से बाहर मरा था। जिस समय विद्रोह हुआ उस समय बहादुर शाह जफर की एज बहुत ज्यादा थी, इसलिए वास्तविक नेतृत्व दिल्ली में जो किया वो किया था बख्त खान ने। तो आप ध्यान रखना, आपसे यह पूछे कि दिल्ली में इस विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व, रियल लीडरशिप किसके पास में थी, तो उत्तर होगा बख्त खान। मतलब वहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। इसी प्रकार दिल्ली से हम चले लखनऊ, और लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जब अवध का विलय हड़प नीति के आधार पर नहीं होता है, शांतिपूर्ण विलय के व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं होता है, इसके बावजूद लॉर्ड डलहौजी अवध को हड़प लेता है और अवध पर यह आरोप लगाता है कि अवध में कुप्रशासन है, बैड गवर्नेंस है, और इस आधार पर वह अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर देता है। अतः अपने बेटे अब्दुल कादिर के लिए बेगम हजरत महल लड़ती है और विद्रोह करती है। हालांकि विद्रोह को जब कैम्पबेल दबाता है, तब भी बेगम हजरत महल जो है वो आत्मसमर्पण नहीं करती है और कहते हैं कि वो नेपाल की ओर भाग जाती है। तो वो कहां चली गई? नेपाल। नेक्स्ट, इसी प्रकार कानपुर, हमने पढ़ा था कि पूना की संधि के तहत मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड को कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया जाता है। उसी बाजीराव सेकंड का दत्तक बेटा था नाना साहब, जिसका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। जब उनकी पेंशन संबंधी मुद्दा आता है, तो वह उनकी पेंशन बंद करने के कारण नाना साहब ने भी 1857 में विद्रोह कर दिया था और उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किया था। कहते हैं कि कानपुर में इस विद्रोह को कैम्पबेल ने दबाया था।
यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि नाना साहब की सहायता के लिए तात्या टोपे जो एक मराठा था वो आता है और उसने काफी साथ भी दिया, लेकिन उसे भागना पड़ा और वो फिर ग्वालियर में इसका नेतृत्व करता है। और ग्वालियर में तात्या टोपे जो नेतृत्व करता है, उस तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे जो नाना साहब का सहयोगी था, उसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कहते हैं मानसिंह नामक एक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण वो अंग्रेजों के हत्थे फांसी पर चढ़ जाता है। तो ये भी घटना आप ध्यान रखना। उसके बाद बरेली जो आज के उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था और इस विद्रोह को दबाया था कैम्पबेल के द्वारा। इस विद्रोह को कैम्पबेल के द्वारा दबाया गया था। इसी प्रकार झांसी का विलय जब शांतिपूर्ण विलय के व्यपकत के सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी कर देता है, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह करती है और यहां पर इस विद्रोह को दबाया था सर ह्यूरोज के द्वारा। सर ह्यूरोज का एक कथन भी प्रसिद्ध है। सर ह्यूरोज कहता है कि भारत में सोई हुई हर महिला पुरुष से भी अधिक बहादुर है, क्योंकि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई में एक ऐसी मर्दानगी देखी कि वह अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती है और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाकर उन्हें एक बार पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। उसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। इसी प्रकार बिहार में सतारा जो मराठा क्षेत्र में था, जब नाना साहब के साथ इस प्रकार से विद्रोह होता है, नाना साहब विद्रोह करते हैं, तो उन्हीं के एक प्रतिनिधि रंगाची बापू गुप्ते जो है वो सतारा में रिवोल्ट करते हैं। सतारा में रंगाची बापू गुप्ते। नेक्स्ट जगदीशपुर बिहार में है। जगदीशपुर बिहार की एक छोटी रियासत थी और वहां के कुंवर सिंह जबरदस्त विद्रोह करते हैं और कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय अगर सबसे लंबे समय तक किसने लड़ाई लड़ी तो वो थी बिहार के जगदीशपुर आरा के कुंवर सिंह। अगर आपसे पूछे कि बिहार में पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पीर अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से? पटना से। नेक्स्ट गोरखपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व जो है गजदर सिंह ने किया था, जबकि इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि विद्रोह के केंद्र कहां पर थे और जहां जहां पर विशेष रूप से इसका नेतृत्व किया गया वो मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो सेनापति थे या लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया, उसके कुछ नाम भी बताने का मैंने आपको प्रयास किया। तो ये था आपका 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके आगे हम चलें और पहले हम एक पार्ट पढ़ेंगे और वो बिंदु होगा 1857 की विद्रोह का स्वरूप कैसा था। 1857 की विद्रोह का नेचर कैसा था, उस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको 1857 का जो विद्रोह है उस 1857 के विद्रोह से आपके मेंस में प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उसको थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आप मेंस के प्रश्न समझेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि किस प्रकार आपसे प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिया और वो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। सपोज कीजिए क्वेश्चन है आपके सामने और यहां पर लास्ट में लिख दिया गया इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखना, टिप्पणी कीजिए जो है वो हिंदी में टिप्पणी आता है, इंग्लिश में इसके 2 वर्जन है, कमेंट कीजिए या शॉर्ट नोट कीजिए। तो शॉर्ट नोट का उत्तर अलग होता है, कमेंट का उत्तर अलग होता है।
जैसे यहां पर लिखा गया कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, तो कमेंट जब लिखा होता है, आप इंग्लिश देखना, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, हमें उसके पक्ष में भी लिखना है, हमें उसका विपक्ष भी दिखाना है, और लास्ट में एक संतुलित दृष्टिकोण वहां पर व्यक्त करना है। लास्ट में एक संतुलित दृष्टिकोण हमें व्यक्त करना है कि वास्तव में क्या था। तो जब भी कमेंट शब्द आए, तो उस कमेंट शब्द में आप चाहें तो छोटी सी एक भूमिका भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि भूमिका और संतुलित दृष्टिकोण का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। मतलब जैसे आपने ऊपर तो कह दिया हाँ सिपाही विद्रोह था, और नीचे कह दिया सिपाही विद्रोह नहीं था, तो ये कंट्रोवर्सी है। तो भूमिका और आपका निष्कर्ष या संतुलित दृष्टिकोण जो है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका प्रयास आपको करना चाहिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मात्र एक सिपाही विद्रोह था, और चूंकि लास्ट में टिप्पणी कीजिए लिखा हुआ है और टिप्पणी का इंग्लिश वर्जन कमेंट है, तो इस स्थिति में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका आपको पक्ष भी दिखाना है, उसका आपको विपक्ष भी दिखाना है, और लास्ट में उसका संतुलित दृष्टिकोण वहां पर आएगा। अब इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। मैंने ये नोट किया है और अनुभव भी किया है कि यूपीएससी मेंस लिखने वाले या आरएस मेंस लिखने वाले या यूपीपीसीएस मेंस लिखने वाले सिविल सर्विसेज के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है। जैसे मैंने इलाहाबाद के स्टूडेंट्स को देखा कि इलाहाबाद के स्टूडेंट्स के पास में फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा है, फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, लेकिन मेंस पास करने में उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मेंस की स्किल्स की कमी है। वो उत्तर को फैक्चुअल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उत्तर में ये समझ नहीं पा रहे हैं कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले आप जब आंसर लिखोगे तो उसका लास्ट का ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे टिप्पणी में क्या लिखते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये है तो यहां पर एक कंट्रोवर्शियल शब्द जो है वो है मात्र। अगर इसको मात्र सिपाही विद्रोह कहा जाएगा तो इसके महत्व को बहुत कम करके आंकेंगे, क्योंकि ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था। ये अगर सिपाही विद्रोह होता तो केवल सिपाहियों ने भाग लिया होता, लेकिन इसमें जमींदार भी भाग ले रहे हैं, कई असंतुष्ट जमींदार भी हैं, कई राजा भी है जैसे लक्ष्मीबाई, कई जगह पर पेशवा भाग ले रहा है। इसका मतलब केवल सिपाही नहीं है, बेगम हजरत महल भी है, कई समाज के अन्य असंतुष्ट वर्ग भी भाग ले रहे हैं। इसलिए मात्र सिपाही विद्रोह कहना सही नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे, तो शुरुआत में आप इसको पकड़िए और यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि पूछ क्या रहा है। 1857 का विद्रोह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। क्या यह कारण पूछ रहा है या असफलता पूछ रहा है या स्वरूप पूछ रहा है, तो उत्तर होगा यह बेसिकली 1857 के विद्रोह का स्वरूप पूछ रहा है। और जब स्वरूप पूछ रहा है तो सबसे पहले जो आप स्टार्टिंग करोगे उस स्टार्टिंग में यहां पर डाल दोगे। कैसे, यहां पर आप लिख दोगे 1857 का विद्रोह जो भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, युगांतरकारी घटना थी के स्वरूप को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, स्वरूप पे, के स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक मत ये भी है, ये एक मत उपयुक्त भी है, मतलब ऊपर वाला मत, एक मत उपयुक्त भी है। ठीक है, अब आपने कुछ बोला नहीं है। सबसे पहले आपने 1857 के विद्रोह को पकड़ा और उस पर कुछ श्रृंगार किया। क्या कि 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की
एक युगांतरकारी घटना थी के स्वरूप को लेकर। यहां पर आपने क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन किसके संदर्भ में है, स्वरूप के स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक मत उपयुक्त भी है, परंतु ऐसा कहना इस विद्रोह को बहुत कम करके आंकना होगा। मतलब जो भी कह रहा है वो इस विद्रोह को बहुत कम करके आंक रहा है, बहुत कम करके आंकना होगा। यहां पर ध्यान रखना कि विद्रोह ऐसा किसने कहा, मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बल्कि उसने किस संदर्भ में किस कॉन्सेप्ट के साथ कहा और आपका क्या होना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की 1857 का विद्रोह, जो भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी कि स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से एक मत उपयुक्त भी है, परंतु ऐसा कहना इस विद्रोह को बहुत कम करके आंकना होगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा कहना इस विद्रोह की सीमाओं को इंगित करता है, या स्टेटमेंट की सीमाओं को इंगित करता है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आप ये लाइन लिखो। अब एक पैरा थोड़ा सा हम इसके पक्ष में लिख देंगे, क्या कि हाँ ये कैसा विद्रोह था, सिपाही विद्रोह, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है थोड़ा सा क्या लिखना है हमें, पक्ष में। तो पक्ष में जब आप लिखोगे तो यहां पक्ष लिखना जरूरी नहीं, सीधा पैरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये सत्य है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 1857 के विद्रोह की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के द्वारा ही की गई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के द्वारा की गई थी। ये सैनिक ही थे जिन्होंने, ये सैनिक ही थे, थोड़ी सी तकनीकी कमी आ रही है, आप इसको कंटिन्यू रखें। वापस जो सेकंड पैरा होगा, यह सत्य है कि इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई थी। ये सैनिक ही थे जिन्होंने इस विद्रोह की सबसे पहले शुरुआत की। ये सैनिक ही थे जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को संगठित किया एवं संगठित करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खात्मे में इन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। ये सैनिक ही थे जिन्होंने बैरकपुर, मेरठ, इन क्षेत्रों से इसका बिगुल बजाकर उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ माहौल उठाने में अहम रोल अदा किया था। अतः इस आधार पर कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ये सिपाही विद्रोह था। तो ये आपने कुछ हद तक का ये पैरा हुआ। अब यहां से एक पैरा और आएगा, और ये जो पैरा आएगा यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या, ये तीसरा पैरा होगा। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया जाए, तो 1857 का विद्रोह 1757 से लेकर 1857 तक की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। अतः इस विद्रोह को इन समस्त कारणों के समुच्चय के रूप में देखा जाना चाहिए। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति था। तो यह पॉइंट आपका पूरा होगा। तो आप देखिए, मैंने इसके उत्तर में कहीं भी कारण नहीं बताए हैं, बल्कि कारण को उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है, तो ये पॉइंट आप यहां पर स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो एक आपका पहला क्वेश्चन ये हुआ। इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने दो क्वेश्चन और प्रेजेंट करता हूं, दो प्रश्न मैं आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं कि मेंस में उसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ये है, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, टिप्पणी कीजिए। मतलब यहां पर आपको ये कमेंट करना है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन बन जाए ऐसे, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह न प्रथम था, न प्रथम था, न भारतीय था, न भारतीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था, न स्वतंत्रता संग्राम था, टिप्पणी कीजिए। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आता है और यहां पर आप देखिए कि सेम क्वेश्चन है और लास्ट में भी सेम लिखा हुआ है, यहां टिप्पणी, यहां पर टिप्पणी, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो दोनों बिल्कुल विपरीत है। जैसे एक जगह यहां पर कहा गया है 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जस्ट इसके विपरीत इस साइड में कहा गया है 1857 का विद्रोह न प्रथम था, न भारतीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस स्थिति में उत्तर कैसे लिखोगे आप? तो यहां पर यह ध्यान रहे कि जब भी टिप्पणी आएगी तब उसका पक्ष भी लिखा जाएगा, उसका विपक्ष भी लिखा जाएगा और फिर उसका संतुलित दृष्टिकोण लिखा जाएगा। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सेम चीज यहां भी आएगी, पक्ष, विपक्ष और संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों चीजें यहां पर आएगी। अब यहां पर जब इस विद्रोह की शुरुआत करोगे तो एक भूमिका, फिर ये पहला पैरा, फिर ये दूसरा पैरा और लास्ट में ये निष्कर्ष आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये पहले भूमिका, ये पहला पैरा, ये दूसरा पैरा और ये निष्कर्ष। यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों में जो भूमिका होगी और जो निष्कर्ष होगा, भूमिका और निष्कर्ष, ये दोनों में सेम होंगे। चाहे इसका उत्तर हो चाहे इसका उत्तर, दोनों में सेम होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निक से खेलना पड़ेगा। कैसे? जैसे इसका क्वेश्चन जब लिखोगे 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो कैसे लिखोगे? 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक स्वर्णिम घटना थी के स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक मत यह भी है, परंतु इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से न तो ये सही है और न ही पूरी तरह से ये सही है, तो आपको बीच का लाना है। तो कैसे लिखोगे? 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी के स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से एक मत यह भी है, परंतु इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। सेम चीज यहां डाल दोगे और यहां पर क्या डालोगे? इस 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है के स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक मत यह भी है, परंतु इस मत की भी सीमाएं हैं। परंतु हमने मतलब यहां पर भूमिका में हमने पत्ते नहीं खोले हैं, तो यह आपको करना है। अब उसके बाद में जो ये वाला पार्ट होगा, हमें इस स्टेटमेंट के पक्ष में जाना है और ये बताना थोड़ा सा कि यहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कैसे? ये सत्य है, ये सत्य है कि 1857 के विद्रोह के समय एक क्षेत्र के नेता की आवाज दूसरे क्षेत्र की जनता सुन रही थी और सुनकर उससे उद्वेलित हो रही थी। यह पहला विद्रोह था जिसमें किसी शासन के विरुद्ध समाज के कई वर्गों ने भाग लिया और उसका अंत करने में अहम भूमिका अदा की। यह पहला विद्रोह था जिसमें एक ऐसी लहर देखी गई जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग उससे उत्तेजित होकर कंपनी के शासन के खिलाफ एकजुट हो गए। अतः इस आधार पर कुछ हद तक इसे इस रूप में देखा जा सकता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और ये जो पैरा होगा तीसरा पैरा, इस पैरा लिखोगे परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के समय भारत जैसी कोई इकाई नहीं थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत जैसी कोई इकाई नहीं थी, इसलिए इसे भारतीय नहीं कहा जा सकता। साथ ही साथ
इससे पहले भी कई विद्रोह हुए, इसलिए इसे प्रथम नहीं कहा जा सकता। सबसे बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जिसमें किसी क्षेत्र के लोग निस्वार्थ होकर अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हैं, परंतु यहां तो आंदोलनकारियों के अपने अपने हित दिखाई देते हैं, जैसे नाना साहब की पेंशन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का झांसी, बेगम हजरत महल का अवध, नाना साहब की पेंशन आदि, अर्थात कुछ न कुछ हित जुड़े हुए हैं, जबकि स्वतंत्रता संग्राम एक निस्वार्थ भावना होती है। यह हो जाएगा तीसरा पैरा। अब चौथा पैरा क्या होगा? चौथा पैरा में आपको बताना पड़ेगा फिर क्या था। तो उत्तर होगा 1857 का विद्रोह। जो निष्कर्ष आएगा 1857 का विद्रोह 1757 से लेकर 1857 तक की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। अतः इस विद्रोह को इन समस्त कारणों के समुचित रूप में देखा जाना चाहिए। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति था। यह आपका उत्तर यहां पर आएगा। अब आप कहोगे सर, मान लीजिए आपने ये वाला तो करवा दिया, ये वाला करवा दिया, और वहां पर क्वेश्चन ये ना पूछ करके ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो सर उस स्थिति में हम उत्तर कैसे लिखेंगे? तो यहां पर इसका उत्तर होगा कि उस स्थिति में आप उत्तर कैसे लिखेंगे? तो बस सेम जो यहां की भूमिका है, जो मैंने भूमिका यहां लिखी है, वही भूमिका सेम यहां पर होगी। कैसे कि 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, के स्वरूप को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक मत ये भी है, परंतु इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। जो यहां लिखा था सेम शुरुआत हो गई, लेकिन हमने यहां पर भूमिका में पत्ते नहीं खोले। पत्ते खोलने का मतलब जैसे आपने यहां लिख दिया, हां ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तब तो फिर आंसर राइटिंग के हिसाब से आप फंस जाओगे। पत्ते नहीं खोलने, बस इस मत की भी अपनी सीमाएं हैं। अब देखो आप सर इसमें क्या लिखेंगे? तो जो इसका सेकंड पैरा था वो इसका बन जाएगा फर्स्ट पैरा। यह सत्य है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, अर्थात भारत जैसी कोई इकाई नहीं थी, इसलिए इसे प्रथम नहीं कहा जा सकता। इस विद्रोह से इसलिए इसे भारतीय नहीं कहा जा सकता। इससे पहले भी कई विद्रोह हुए, इसलिए इसे प्रथम नहीं कहा जा सकता। और स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी अवधारणा है जिसमें किसी क्षेत्र के लोग निस्वार्थ होकर संघर्ष करते हैं, परंतु यहां हित दिखाई देते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं कर सकता। फिर जो इसका पैरा था ये वाला, वो पैरा यहां आ जाएगा, निष्कर्ष जो यहां लिखा था हमने वो सेम हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख करके मुझे जरूर भेजें, और जो लड़का, जो स्टूडेंट सबसे बेहतर लिखेगा, मैं उसमें उसके लिए शानदार रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है। तो आप आज मुझे उत्तर लिख के बताएं, उससे मुझे चाहे कैसा भी उत्तर हो, सही हो गलत, दोनों में से किसी का भी उत्तर लिख के भेजना। ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, नीचे उसका उत्तर होना चाहिए कमेंट के अंदर। जो सबसे अच्छा लिखेगा उसको मैं रिप्लाई 100% करूंगा। अब उसके हम आगे बढ़े, और मान लीजिए आपसे यह प्रश्न पूछा जाए, यह प्रश्न पूछा जाए, कौन सा? $1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ, धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। क्या आप सहमत हैं?
क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आया, इस टाइप का क्वेश्चन क्या आ रहा है? 1857 का विद्रोह धर्मांधों का, धर्मांध का मतलब होता है धर्म में अंधे लोग, धर्म में अंधे लोग। आपसे क्वेश्चन पूछे 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। अगर इस टाइप का प्रश्न आया तो फिर उत्तर क्या होगा? यहां पर यह ध्यान रखना कि कुछ चीजें पहले की तरह फिक्स हैं। एक होगी इससे रिलेटेड भूमिका, एक हमें चूंकि सहमत होना ही नहीं है, यहां पर इस उत्तर में लिखा है क्या आप सहमत हैं, और प्रश्न के अंदर ही उत्तर दिया नहीं तो, मतलब सहमत नहीं होना है। नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए, तो एक पेरा सीधा आएगा इसके अंदर, और फिर एक आ जाएगा आपका सीधा यहां पर निष्कर्ष, ये उत्तर होगा। अब देखो सबसे पहले कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक अंग्रेज इतिहासकार ने यह कहा है कि 1857 का विद्रोह धर्म में अंधे लोगों का, मतलब धर्मांधों का, धर्म में अंधे लोगों का, और धर्मांध किसको कहना चाह रहा है? हिंदू और मुसलमान को, कि धर्म में अंधे लोगों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, कैसे? वही सेम। यहां पर ये बारीकियां आपको समझनी है कि स्वरूप संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए भूमिका लगभग वैसे हुई। कैसे? 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी, के स्वरूप के संबंध में अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक मत यह भी है। इस मत के अनुसार एक अंग्रेज इतिहासकार का मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म में अंधे लोग अर्थात हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त रूप से ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष था। ये हो गई शुरुआत। अब यह पेरा जो होगा इसमें क्या, परंतु सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह सत्य है कि एक या दो घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ईसाई धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, परंतु उन एक दो घटनाओं के आधार पर इस संपूर्ण विद्रोह को धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष नहीं कहा जा सकता। अर्थात हिंदू मुसलमानों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष नहीं था। अब इसी पैरा में लिखेंगे, जब ये धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं था फिर था क्या, इसी में लिखेंगे ये एक शोषित समाज का शोषक वर्ग के खिलाफ संघर्ष था। शोषित हिंदू मुसलमान, शोषक वर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक शोषित समाज का एक शोषक वर्ग के खिलाफ संघर्ष था। यदि इसे फिर भी धार्मिक माना जाए तो यह ईसाई धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास था। चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना करना ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं था, हमारे धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास था। यदि इसे फिर भी धार्मिक माना जाए तो जहां एक ओर हजारों हिंदू मुसलमान ये विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में 3,11,400 सैनिकों में से 2,65,900 के आसपास सैनिक भारतीय थे। अर्थात विद्रोह भारतीयों ने किया और विद्रोह दबाया भी भारतीयों ने। अतः इसे धर्मांधों का ईसाई धर्म के खिलाफ संघर्ष नहीं कहा जा सकता। फिर आएगा इसका निष्कर्ष। तो फिर क्या था? 1857 का विद्रोह
1757 से लेकर 1857 तक की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। अतः इस विद्रोह को इन समस्त कारणों के समुच्चय के रूप में इस विद्रोह के स्वरूप को इन समस्त कारणों के समुच्चय के रूप में देखा जाना चाहिए। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति था। तो ये आपका इसका उत्तर होगा। जो मैंने बोला है उससे बेहतर लिखने का आप और प्रयास करना, मैं आपके उत्तर को देखना चाहूंगा। अब हम आगे बढ़े। और एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो किसी पीसीएस के मेंस में रिपीट हो सकता है, उसको बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की विद्रोह ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि वो किया जो नहीं करना चाहिए था। और लास्ट में लिख दिया, कथन पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1857 के विद्रोह ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। कथन पर प्रकाश डालिए। जब कहीं पर भी अंधेरा हो और वहां पर जब प्रकाश डाला जाता है तो चीजें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले कथन को खोलना है और फिर आपको उत्तर बताना है। कैसे बताओगे? तो आपके पास जो सबसे पहली समस्या आएगी, चैलेंजिंग, वो आएगी कि स्टार्टिंग कहां से करूं। तो स्टार्टिंग आप 1857 के विद्रोह को पकड़ो और यहां से आप स्टार्टिंग कर लो। और स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स डालने होते हैं, मतलब कुछ ऐसी लय में बातें लिखनी, जैसे 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का मानना है, ऐसे आप इसकी स्टार्टिंग करोगे, कुछ इतिहासकारों का मानना है। अब जैसे जब भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तब आप उस प्रश्न को एक साथ देखने के बजाय उसे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। और जब आप उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो उत्तर में काफी क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप देखिए, हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, मतलब 1857 के विद्रोह ने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि वो किया जो नहीं करना चाहिए था। तो पहले हम इधर के बजाय यहां से लेंगे। उन्होंने किया क्या जिसके कारण उन पर यह प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है? वो किया जो नहीं करना चाहिए था। तो पहले मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। पहले तुमने स्टार्टिंग की 1, फिर इसको पकड़ा 2, फिर इसको पकड़ेंगे 3 और लास्ट में लिख देंगे कुछ निष्कर्ष, तो आपको उत्तर हो जाएगा। अब देखो, 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है के स्वरूप के संबंध में
और इसके विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक परख के संबंध में इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया है। इस संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जब मेरठ से रवाना होकर सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर लाल किले में बहादुर शाह जफर जैसे अयोग्य, जर्जर और ताकत विहीन व्यक्ति को अपने विद्रोह का नेतृत्वकर्ता घोषित किया, जिसके कारण ये विद्रोह आरंभ में ही कमजोर हो गया, अर्थात उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उसी पुरानी परंपराओं का और मध्यकालीन संस्कृति का प्रतीक था, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। अतः उन्होंने मुगल बादशाह को जो अपना नेता घोषित किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे समाज का एक युवा वर्ग इस विद्रोह से अलग हो गया। साथ ही साथ इस विद्रोह के आंदोलनकारियों को सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों का विरोध नहीं करना चाहिए था। इसके कारण भी समाज के कई वर्ग इसके साथ जुड़ नहीं सके। अतः जो किया वो किया जो नहीं करना चाहिए था। तो मैंने क्लियर कर दिया वो क्या किया। मुगल बादशाह को नेता घोषित किया जो नहीं करना चाहिए था। सती प्रथा का विरोध किया जो नहीं करना चाहिए था। ये वाला वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। अब इस पे आएंगे तो यहां करेंगे 1857 के विद्रोह में कंपनी के सैनिकों ने, कई असंतुष्ट जमींदारों ने एकजुट होकर भारत में कंपनी के शासन का अंत तो किया, परंतु उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत नहीं किया। मतलब उनका कहना है कि इसी टक्कर में उन्हें भारत से अंग्रेज शासन ही खत्म कर देना चाहिए था। वो नहीं किया, उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन का ही खात्मा कर देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इतना लिखोगे। लेकिन अब आपको संतुलित करना है। 1857 के विद्रोहियों ने जो कुछ भी किया वो भी उनके समय से बहुत आगे की बात थी। उनका एकजुट होना ही एक प्रकार के राष्ट्रवाद की ओर संकेत कर रहा था, जो वक्त से आगे था। सबसे बढ़कर उन्हें औपनिवेशिक शासन की समझ नहीं थी। यदि उन्हें औपनिवेशिक शासन की समझ होती तो शायद वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नहीं, भारत में पूरे ब्रिटिश शासन का ही अंत कर देते। अतः 1857 के विद्रोहियों का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ये उसका उत्तर होगा। और आप भी इसको लिख करके मुझे वापस भेजें। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका कि 1857 का जो विद्रोह था, ध्यान रखना, 1857 के विद्रोह को बहुत बेहतर समझने के लिए आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या रहा? तो परिणाम समझाने से पहले मैं पहले यह समझाऊं कि जिस समय विद्रोह हुआ उस समय परिस्थितियां क्या थी और भारत और ब्रिटेन में संबंध क्या था, उसको पहले समझना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। तो एक मिनट के लिए आप मान लीजिए ये उस समय का ब्रिटेन है। ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष उस समय भी और आज भी ब्रिटिश महारानी है। तो राष्ट्राध्यक्ष जो है ब्रिटिश महारानी है, जिसको हम कहेंगे रॉयल क्वीन, ब्रिटिश महारानी। और ब्रिटिश में कानून निर्माण करने वाली संस्था जो थी वो संसद थी, ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर ही ब्रिटेन की एक कंपनी थी, जिसका नाम था EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन संभालते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ब्रिटिश संसद जो है, ये ब्रिटिश संसद इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बनाया हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करता था। और एक हमने पढ़ा था कि सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना कि भारत में जैसे ही ये भारत मान लीजिए, भारत में जैसे ही कंपनी के शासन की शुरुआत बंगाल से हुई, कंपनी के शासन की शुरुआत बंगाल से हुई, तो 1757 के बाद जैसे ही कंपनी भारत में एक पॉलिटिकल पावर बनेगी, उसके बाद वो पहला एक्ट जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो पहला एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया। और इसमें यह भी कहा कि ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का 20 वर्ष की मोहलत और देती है। साथ ही साथ उसे बंगाल संबंधी शासन की अवधि भी 20 वर्ष दी जाती है। तो 1773, अब यहां से 20 वर्ष आएंगे तो आ गया 1793। अब यहां से 20 वर्ष आएंगे तो आएगा 1813, और 1813 से 20 वर्ष आएंगे तो आ जाएगा 1833, और 1833 से 20 वर्ष आएंगे तो आ जाएगा 1853। अब ध्यान रखना, हर 20 साल बाद भारत में कंपनी के शासन की अवधि को 20 वर्ष बढ़ाया गया है। लेकिन जब जब बढ़ाया गया, जब जब एक्ट पास हुआ हर 20 साल बाद, तब तब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाकर उसकी शक्तियों को कम किया गया। जैसे 1813 के अंदर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 में कंप्लीट व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। और 1833 के द्वारा कंपनी पूर्ण प्रशासनिक निकाय बन गई भारत की। और 1853 में क्या कहा गया था, इसको आपको सुनना जरूरी है, मैं इसको अलग से बताऊंगा कि 1853 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि अब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में शासन की अवधि को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि अब ब्रिटिश संसद जब चाहे तब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन सकती है। मतलब बहुत रोमांचक बिंदु है ये कि 1853 में ही ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया था कि अब आपकी शासन की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब क्या होगा कि ब्रिटिश संसद अब जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन सकती थी। इसलिए जैसे ही 1857 का विद्रोह होगा, उस विद्रोह के होने की खुशी इतनी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों में नहीं होगी जितना ब्रिटिश लोगों में होगी, क्योंकि इसने ब्रिटिश संसद को मौका दे दिया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को छीन ले। इसलिए 1853 जो कहा गया था वो 1857 के विद्रोह के बाद सच साबित हो गया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। तो एक तो ये बिंदु आप 1853 ध्यान रखना। इस एक्ट में कंपनी को कह दिया गया था कि अब जब चाहे उससे सत्ता छीनी जा सकती है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि परिणाम पढ़ने से पहले हम ये देखें कि था क्या। तो पहली बात, ब्रिटेन में संसद थी और यह संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करती थी। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में भारत का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उस समय चूंकि अंग्रेजों के पास बड़ा पार्ट आ चुका है, तो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था और उस समय नाम मात्र का मुगल बादशाह भी था, मुगल बादशाह। और यहां पर इसको कहते थे भारत सरकार।
मतलब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को किस नाम से जानते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में जिसको अनुमति मिलती है भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार की। वक्त बीतने के साथ साथ इस कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ता ही गया और 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश संसद को मौका दे दिया कि उसने कंपनी से सत्ता छीन ली। तो 1857 के विद्रोह के परिणाम की बात करें, अगर मैं परिणाम की बात करूं 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था, तो पहला परिणाम होगा नंबर 1, जैसे ही विद्रोह हुआ तो भारत में EIC के शासन का अंत हो गया। भारत में EIC के शासन का अंत हो गया। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब तक रहा? 1757 से लेकर 1857 तक। तो पहला परिणाम जो बहुत बड़ा परिणाम है, भारत इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। जब कंपनी के शासन का अंत हो गया तो फिर भारत किसके हाथों में था? तो दूसरा पॉइंट होगा नंबर 2, इसी के साथ भारत पर ब्रिटिश संसद या मैं सीधा लिख दूं, इसी के साथ भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। बहुत बड़ी बात है। भारत में इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। पहला पॉइंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होगा, इसी के साथ भारत में नाम मात्र के मुगल शासन का भी अंत हो गया। मतलब इसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद कोई मुगल बादशाह नहीं रहा, तो मुगल बादशाह का भी अंत हो गया। तो पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की अंत हो गया। नंबर 2, भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो गया। नंबर 3, इसी के साथ भारत में नाम मात्र के मुगल शासन का भी अंत हो गया। और नंबर 4, अब चूंकि भारत सीधा ब्रिटिश सरकार की हेड ऑफ द नेशन ब्रिटिश महारानी थी, अर्थात अब सीधा भारत ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया। और जब भारत सीधा ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया तो इसको आप चौथा पॉइंट बनाओगे, अब भारत सीधा ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया, अतः ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि होने के नाते भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय, रॉय मतलब रॉयल, वाइस मतलब प्रतिनिधि, उप होता है, तो यहां पर वाइसरॉय का मतलब क्या होगा? महारानी का प्रतिनिधि, रॉयल फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम क्या हो गया? वाइसरॉय। और इस नाते भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसरॉय कर दिया, जो भारत में ब्रिटिश महारानी का सीधा रिप्रेजेंटेटिव था। और इस प्रकार भारत का पहला वाइसरॉय कौन बना? तो ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल था वही कौन बन गया? वाइसरॉय बन गया। तो बन गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का वाइसरॉय बन गया। तो रिजल्ट देखिए आप, 1, 2, 3, 4, और इसको आप 5वां पॉइंट बना सकते हो, 5वां बिंदु। छठा पॉइंट क्या होगा? 6 पॉइंट होगा, देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई महत्व नहीं रहा, ये 6 पॉइंट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई महत्व नहीं था, उसके शासन का अंत हो गया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी कोई मतलब नहीं रहा। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब नहीं रहा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब नहीं रहा, अर्थात भारत में एक प्रकार की द्वैत शासन का अंत हो गया। यहां पर भी एक प्रकार का द्वैत शासन है। द्वैत शासन कैसे?
ये ब्रिटिश संसद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करती थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियंत्रित करते थे भारत को। तो दोहरा हो गया। और अब सिंगल कैसे होगा कि सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, बीच में कंपनी नहीं है। तो आप कैसे लिखोगे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होते ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कोई अर्थ नहीं रहा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कोई अर्थ न होने से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी कोई मतलब नहीं रहा। अर्थात एक प्रकार के द्वैध शासन का अंत हो गया और अब भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो गया। और इन दोनों के स्थान पर, जो आपका 7वां पॉइंट होगा, इन दोनों के स्थान पर भारत संबंधी एक पद की स्थापना ब्रिटेन में की गई, जिसका मुख्यालय लंदन में था। उसे भारत सचिव कहा जाता है। मतलब 1857 के विद्रोह के बाद जो एक नई पोस्ट आई है उसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। 1857 के विद्रोह के बाद एक नए पद का सृजन हुआ जिसे भारत सचिव कहा जाता है। यह भारत संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी था जो भारत के लिए, भारत संबंधी मुद्दों पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अर्थात भारत संबंधी अगर छोटे से छोटा बिंदु भी प्रस्तुत करना हो और भारत संबंधी छोटे से छोटे मामले पर भी नियंत्रण करना हो तो एक कमांड भारत सचिव के हाथ में थी। और भारत सचिव को ब्रिटेन में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, इसलिए वो ब्रिटिश संसद का सदस्य भी होता था और ब्रिटिश कैबिनेट का भी मेंबर होता था। और वह छोटी से छोटी बात पर ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था भारत के लिए। आपसे पूछे कि भारत संबंधी 1857 के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कहां बैठता था? लंदन के अंदर। हालांकि उसके वेतन भत्ते और उसका ऑफिस का पूरा खर्च भारत से जाता था, जो कि एक प्रकार के धन निष्कासन का पार्ट है। तो आप देखिए अकेला व्यक्ति कैसे काम करेगा। तो यहां पर इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद का निर्माण किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया। उस काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर थे यह आप कमेंट करके बताएंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का निर्माण किया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। और उस काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने भारतीय थे ये आपको, कितने सदस्य थे ये आपको कमेंट करना है। और आप हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लीज अधिक से अधिक आप लोग लाइक इसको कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और आपके पास और अच्छी चीजें बता सके। तो यहां पर आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, तो मैं एक साथ बोल रहा हूं, इसी के साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में कंपनी के शासन का अंत होने से अब भारत पर सीधा ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। ब्रिटिश राज में ब्रिटेन की राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटिश महारानी थी, अर्थात अब भारत सीधा ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया। और ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि होने के नाते भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। और इस प्रकार पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। वही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और ये भारत का पहला वाइसरॉय है। और वाइसरॉय का मतलब होगा महारानी का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल फैमिली। नेक्स्ट, इसी के साथ जब भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी कोई महत्व नहीं रहा। इन दोनों को समाप्त करने से एक प्रकार के द्वैध शासन का अंत हो गया। अब भारत संबंधी मामलों के लिए ब्रिटेन के अंदर अलग से एक पद का निर्माण किया गया जिसे भारत सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये भारत संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी था जो लंदन बैठता था। और इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद का निर्माण किया गया था जो एक प्रकार की सलाहकारी संस्था थी। इसी विद्रोह के साथ भारत में नाम मात्र के मुगल वंश का भी अंत हो गया। अतः इस प्रकार 1857 के विद्रोह के बाद के इन बिंदुओं को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया जिसे हम 1858 का अधिनियम कहते हैं।
1858 का अधिनियम कहते हैं, द एक्ट ऑफ 1858। आपसे पूछे कि 1858 का अधिनियम क्या था? 1857 के विद्रोह के बाद की बदली हुई परिस्थितियों को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो कानून पास किया उसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा इन तमाम बिंदुओं को लागू कर दिया गया, जैसे कंपनी के शासन का अंत, भारत प्रसिद्ध ब्रिटिश राज, ये सब बिंदु लागू कर दिए गए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1858 के अधिनियम का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम क्या था? तब आपका उत्तर होगा द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया। 1858 के अधिनियम का वास्तविक नाम क्या था? द बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया था। तो दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास में इतना ही पार्ट हम करेंगे। कल इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास को मैंने प्री और मेंस दोनों पॉइंट से रखने का प्रयास किया है। मेंस के पॉइंट इसलिए बता रहा हूं आपको कि कथन कारण के प्रश्न कैसे बनते हैं उसको भी आप बेहतर तरीके से कर सकें, क्योंकि कथन कारण के क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपकी एनालिटिकल क्षमता, आपका एनालिसिस करने का तरीका बहुत बेहतर हो। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।